वेलकम टू पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023 के लिए सीडीपी का यह वीडियो है। आपका सीडीपी का यह चैप्टर वाइज एमसीक्यू का सीरीज है, जो कि आपका सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं सीटेट एग्ज़ाम और अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम में यह सभी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी का चैप्टर जो है आपका है अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपका सीडीपी का जो आपका ये आपका सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का जो चैप्टर आपका है अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस एंड थ्योरी। लर्निंग प्रोसेस एंड थ्योरी का टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यू को, जो कि सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका में ये सभी प्रश्न देखने को मिलता है और बार बार सीटेट के एग्जाम में इस सभी प्रश्न का रिपीटिशन होते रहता है। तो चलिए तो आज हम लोग देखेंगे इस सीरीज को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर इस सिद्धांत का संबंध जो है आपका किस तरह के अधिगम के सिद्धांत से है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत से है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 हो जाएगा। अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर इस सिद्धांत का संबंध व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 का। देखिए व्यवहारवादी दर्शन पूरी तरह अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। व्यवहारवादी दर्शन पूरी तरह अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है और दिमागी क्रियाओं को नहीं प्राथमिकता देता। व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम नए व्यवहार को अपनाने से अधिक कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, जो आपका जो कोहलर है ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, यह सही है। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. यूट के द्वारा दिया, यह भी सही है। फिर आपका विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, जबकि आपका यह गलत है। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोहलर का जो औपचारिक अनुशासन सिद्धांत नैतिकता के संबंध है। कोहलर का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत नैतिकता के संबंध है और शेष 3 जो है वो क्या है समानांतर के सिद्धांत से संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा अधिगम का सकारात्मक अंतरण। 3 का 1 हो जाएगा। जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 3 का। देखिए प्रायः एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अन्य परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है। प्रायः एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अन्य परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है और उस ज्ञान का सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सकता है और ज्ञान के इस प्रकार के उपयोग को धनात्मक या सकारात्मक या अनुकूल शिक्षा का स्थानांतरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का सकारात्मक अंतरण। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी
गति उत्पन्न करता है? इसका उत्तर होगा आपका चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। पुनर्वलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है तो क्या है? चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर 4, 4 का 4 हो जाएगा चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। देखिए चर अनुपात सुदृढ़ीकरण जो है क्या है? चर अनुपात सुदृढ़ीकरण क्या है? इसमें बच्चों को पुनर्वलन या प्रबलन दिया जाता है। इसमें बच्चों को पुनर्वलन या प्रबलन दिया जाता है और कभी नहीं यह विलोपन की गति को कम करता है। तो विलोपन को सबसे ज़्यादा देर तक रोक सकता है जो अधिगम इसमें होता है और वह लंबे समय तक क्या रहता है? याद रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? चर अनुपात सुदृढ़ीकरण आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किए कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किए कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो यह क्या होगा? इसका आंसर सामाजिक भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 इसका सही हो जाएगा सामाजिक। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक वैज्ञानिक की भांति अकेले काम नहीं करता बल्कि प्रशिक्षु की भांति अन्यों के साथ मिलकर सामाजिक रूप से सीखता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किए गए कारक की महत्वपूर्ण भूमिका किस पर बल देता है? तो सामाजिक रूप से वह सीखता है, सामाजिक पर वह बल देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 5 का 3। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यार्थी यानी बालक। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है क्या है? यह शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें विद्यार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है? सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो संशोधन है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 इसका हो जाएगा संशोधन। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। देखिए सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति किसी तथ्य या बदलाव से कुछ सीखकर स्वयं में परिवर्तन लाता है, इससे उसके व्यवहार में परिमार्जन भी होता है। तो अब तो समझ गए सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन। देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति किसी तथ्य या बदलाव से कुछ सीखकर स्वयं में परिवर्तन लाता है और इससे उसके व्यवहार में परिमार्जन भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। 7 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 8 का 2। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 8 का 2। अगला प्रश्न आपका है तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की
विशेषता है तो क्या है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कौन सा जो है वह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो विशेषता है वो क्या है, तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 9 का 1। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि यह शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 इसका उत्तर हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि यह शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। तो ये आपका क्या है आंसर 1 हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये क्या है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो 9 का 1 हो जाएगा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कैसा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये आपका शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम तथा योग्य बनाना ही क्या है शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम तथा योग्य बनाना ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है तो कहाँ, इन सभी के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 चरित्र का जो विकास होता है क्या होता है, इन सभी के द्वारा। इन सभी के द्वारा ऑप्शन नंबर क्या है 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इच्छा शक्ति के द्वारा भी चरित्र का विकास होता है। फिर क्या है बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी क्या है चरित्र का विकास होता है। फिर नैतिकता द्वारा भी क्या है चरित्र का विकास होता है। तो इस तरह का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। 11 का 4 हो जाएगा इन सभी के द्वारा, क्योंकि चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है और बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा भी क्या है चरित्र का विकास होता है। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 11 का 4 इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो क्या। देखिए बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है, तो क्या है आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर क्या है 4। 12 का क्या हो जाएगा 4 आज्ञाकारिता। तो बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आज्ञाकारिता। देखिए आज्ञाकारिता किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है 4 हो जाएगा। आज्ञाकारिता किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी होता है, जबकि ऑप्शन नंबर क्या है 4 इसका आंसर हो जाएगा 12 का 4। और ये आपका 13 का तो आप 10 नंबर, अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा 13 नंबर। क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 13 का 3 बहुत विनीत स्वयं में सीमित। बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। ऑप्शन 4 ये क्या है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ये क्या है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है गुण। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित जैसे गुण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। मनुष्य बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित जैसे गुण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या है दब्बू स्वभाव का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या है दब्बू स्वभाव का माना जाता है। इसका 13 का क्या हो जाएगा 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत विनीत स्वयं में सीमित। अगला प्रश्न आपका है अब 14 नंबर क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन आपका है
अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। देखिए अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत वो किसने प्रतिपादित किया गया था, कौन किया गया था प्रतिपादित? तो इसका आंसर होगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 14 का 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो का प्रतिपादन किसने किया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 14 का 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्दीमर कोफ्का एवं कोहलर इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक है। वर्दीमर कोफ्का एवं कोहलर इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक है और उनके अनुसार जब कोई प्राणी संपूर्ण स्थिति समझ लेता है तो सीखने संबंधी समस्या आसान हो जाती है। आंसर हो जाएगा 14 का 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है यह क्या कहलाता है? तो आपका समायोजन कहलाता है। समायोजन ऑप्शन नंबर क्या है? 1 हो जाएगा समायोजन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? समायोजन। क्या कहलाता है? समायोजन। 15 का 1 हो जाएगा समायोजन। देखिए वह प्रक्रिया, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना और वृद्धि संशोधित की जाती है। जिन पियाजे के अनुसार समायोजन कहलाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना और वृद्धि संशोधित की जाती है। जिन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन। चलिए अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर प्रश्न आपका है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है? बेंडूरा के जो है सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बेंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का जो चरण है वह सही क्रम क्या है? पहले अवलोकनात्मक, उसके बाद अवधारणात्मक, तीसरा धारणात्मक और चौथा आपका अभिप्रेरणात्मक। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इसका हो जाएगा। 16 का 1। देखिए बेंडूरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का निम्नलिखित चरण है। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का निम्नलिखित चरण है। पहला अवलोकनात्मक, दूसरा अवधारणात्मक और तीसरा धारणात्मक और चौथा अभिप्रेरणात्मक। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इसका सही हो जाएगा। 16 का 1। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। और यह अधिगम की यह परिभाषा दी गई है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आपका जेपी गिलफोर्ड द्वारा। जेपी गिलफोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका सही हो जाएगा। जेपी गिलफोर्ड। क्या है? जेपी गिलफोर्ड। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 17 का 4। देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है और अधिगम की यही संकल्पना सार्वदेशिक स्तर पर मानक रूप में स्वीकार हो गई। तो ऑप्शन क्या है? 4 हो जाएगा। जेपी गिलफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है तो कौन है? तो आपका आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आदर्शवादी। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है आदर्शवादी। 18 का 2 हो जाएगा आदर्शवादी। देखिए आदर्श जो है वो क्या है? आदर्श धर्म संस्कृति के कारण एवं परिणाम है और आदर्शवादी दर्शन में धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और गुरु शिष्य संबंध, चरित्र निर्माण, गुरु आश्रम और राष्ट्र धर्म रक्षार्थ शिक्षा आदर्शवाद के घटक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन है? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? तो इसका आंसर होगा आपका यथार्थवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यथार्थवादी शिक्षा। यथार्थवादी शिक्षा। देखिए विज्ञान और तकनीकी यथार्थ एवं मूर्त विचार पर आश्रित है। तर्क एवं भौतिक रूप यथार्थ के आधार हैं जिससे प्रगति व तरक्की पसंद शिक्षा फलीभूत होती है। तो ऑप्शन क्या है? 19 का 1 हो जाएगा यथार्थवादी शिक्षा। अगला प्रश्न आपका है
20 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न एवं त्रुटि। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही, थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो थॉर्नडाइक। क्या है? थॉर्नडाइक। देखिए, अधिगम के प्रयत्न एवं त्रुटि प्रक्रिया का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक उपस्थिति होता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं तो अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो थॉर्नडाइक। चलिए अगला प्रश्न आपका है, कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या है? 3, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 21 का 3 हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए, कोहलर का जो आपका इनसाइट लर्निंग है, इनसाइट लर्निंग जो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत में विद्यार्थी की अंतर्दृष्टि अंतर्दर्शन को प्राथमिकता दी गई है और अंतर्दृष्टि निरीक्षण की भी एक लोकप्रिय एवं व्यवहारिक विधि है। तो क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जो वह किसने, इसका विकास किसने किया? तो कोहलर ने किया। तो कोहलर ने जो विकास का जो सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 21 का 3। चलिए अगला प्रश्न, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव जो एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि क्या वो रूस का है। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? तो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव का सिद्धांत क्या है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव का सिद्धांत क्या है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव ने अधिगम जनित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और शास्त्रीय अनुबंधन का यह सिद्धांत कुत्ते, उसकिल्लार एवं घंटी प्रयोग से संबंध व प्रमाणित था। तो इसका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? वो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव का सिद्धांत है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 22 का 2। अगला प्रश्न आपका है, 23 नंबर प्रश्न आपका है, किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 हो जाएगा, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने ही जो क्या आपका, थॉर्नडाइक ने ही क्या किया आपका, अभी जो आप देखें कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी क्या है? वो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। और आपका थॉर्नडाइक का जो हुआ बहुत सारा नियम, थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है जिसने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम को प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन क्या है? तो इसका 2 हो जाएगा, थॉर्नडाइक। देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिया। क्या क्या? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के रूप में भी सृजित किया। तो सीखने की जो तत्परता, सीखने की जो उपरांत उसका अभ्यास व्यवहार में करना या फिर उत्तेजित प्रभावों का आकलन आवश्यक बताया। तो ये क्या है? थॉर्नडाइक ने जो वो अधिगम के लिए 3 नियम दिया। पहला क्या? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ये सभी नियम को किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने। और आपका ये भी नियम दिया था भूल एवं प्रयत्न का। प्रयत्न एवं भूल का नियम भी क्या हुआ? थॉर्नडाइक ने ही प्रतिपादित किया। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 24, नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है। नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है। तो किससे संबंध है? तो आपका अंतःक्रिया विश्लेषण से, अंतःक्रिया विश्लेषण से। नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है अंतःक्रिया विश्लेषण से, अंतःक्रिया विश्लेषण से। देखिए, शिक्षण में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति का विकास नेड फ्लेंडर ने 1955 और 1960 के मध्य किया। और यह तकनीक शिक्षक व शिष्य के मध्य केवल मौखिक अंतःक्रिया तक ही सीमित थी। देखिए, नेड फ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतःक्रिया विश्लेषण से। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षण में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति का विकास नेड फ्लेंडर ने ही
1955-60 में के 1955 और 1960 के मध्य में किया। यह तकनीक शिक्षक व शिष्य के मध्य केवल मौखिक अंतःक्रिया तक ही सीमित थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 24 का 1। चलिए अगला प्रश्न आपका, और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ही आपको लास्ट होता है, और 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं हर एक वीडियो में जो आपके CDP का सीरीज चल रहा है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपका, संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है? स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्किनर। संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। स्किनर क्या है? स्किनर। संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। देखिए संक्रिया अनुकूलन जो है आपका क्या है? संक्रिया अनुकूलन विस्तृत रूप से क्या है? VF स्किनर ने 1940 द्वारा जो हुआ प्रतिपादित किया गया, जो कि चूहों और कबूतरों पर किए गए असंख्य प्रयोगों का निष्कर्ष है। किस पर? ये जो संक्रिया का जो अनुकूलन है वो VF स्किनर ने 1940 में चूहों और कबूतरों पर किया गया, ठीक है। और वह साधारण शब्दों में सक्रिय अनुकूल शारीरिक इंद्रियों द्वारा किया गया व्यवहार का पुनर्वलन है, जिससे कि इसकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। तो इसका क्या है? स्किनर ने ही हुआ आपका संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब? 1940 में। 1940 में। और किस पर प्रयोग किया? यह चूहों और कबूतरों पर। चूहों और कबूतरों पर यह प्रयोग किया गया संक्रिया अनुकूलन का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस वीडियो में इतना ही। तो आज का वीडियो में 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जो कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का CDP का आपका क्वेश्चन था, जो कि अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांत से 25 क्वेश्चन को लिया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।